हेलो एमर्स, एक बार हम पुनः आ गए हैं केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए। सर, रीजनरेट और स्टार्ट का क्या अर्थ है? मतलब आज हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो केमिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा वेटेज है। सर, वेटेज कैसा? भारी है बहुत ज़्यादा? नहीं, अपने आप में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री को सुनते भी होंगे और देखते भी होंगे तो आपको सिर्फ यही चीज़ नज़र आती होगी कि सर केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन मतलब लफड़ा। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा लोग केमिस्ट्री से इसीलिए भागते हैं बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर क्या भरा पड़ा है? केमिकल रिएक्शन। और आज जो चैप्टर ही है वो केमिकल रिएक्शन पे ही बेस्ड है। तो आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर से हम सीखेंगे कि आखिर कैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, और कैसे कैसे एक केमिकल रिएक्शन स्टेप टू स्टेप होता है, कौन कौन से डर हैं जो हमारे लिए खतरनाक हैं, और कैसे कैसे उन डर को हमें ख़त्म करना है और उन डर से हमको निपटना है। ठीक है, तो अगर आप इस चैप्टर को पूरा समझ जाते हो तो क्लास 10th छोड़िए, क्लास 11 छोड़िए, क्लास 12 छोड़िए, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो। सर, इतना सब छोड़ ही दिया तो फिर पढ़ेंगे किस में? नहीं, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो उन सभी क्लासेस के लिए आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। तो केमिस्ट्री के अंदर जो डर है आपका वो भी खत्म हो जाएगा अगर आपने केमिकल रिएक्शन सीख लिया। क्योंकि जिसको केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं आया उसको कुछ नहीं आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, दैट्स नेम इज केमिकल रिएक्शन। यानी इसमें हम लोगों को केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम इसको रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर के अंदर हमको क्या मिलने वाला है इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको दे पाए। प्रयास यही रहेगा, फिर देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रयास में। तो जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़ने आओगे तो आपकी शुरुआत इस कहानी से होगी भैया कि आप अपने अंदर बाहर या अगल बगल या चारों तरफ जहाँ भी देखोगे तो आपको 3 तरीके के चेंज नज़र आएंगे। चेंज नज़र आएंगे, बिल्कुल। यानी अगर हम बात करें चेंज मतलब परिवर्तन की, तो जो परिवर्तन होता है वो 3 तरीके से आपको नज़र आएगा। वैसे तो मोटी मोटा बात करें हम तो आपको 2 ही चेंज नज़र आएगा, और एक होगा टेम्परेरी चेंज और एक होगा परमानेंट चेंज। अब ये क्या बता रहे हो सर? टेंशन नहीं लीजिए, एकदम आएगा। ठीक है, टेम्परेरी चेंज और परमानेंट चेंज। अब मतलब क्या है चेंज का? तो चेंज का मतलब आप सबको पता है बदलाव, परिवर्तन। यानी किसी चीज़ के अंदर जो बदलाव आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। कोई चीज़ बदल रही है, देखने में बदल रही है ना? अगर आप देख रहे हो उस चीज़ को और उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आया, जैसे उसके कलर में परिवर्तन आ गया, उसके बनावट में परिवर्तन आ गया, तो इन्हीं सब परिवर्तनों को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में चेंज। अब जो ये चेंज होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। सर, टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जो कुछ देर के लिए हो, यानी उसके अंदर बदलाव आया, जैसे उसके रंग के अंदर बदलाव आया, लेकिन कितने देर के लिए आया? कुछ देर के लिए, बाद में फिर क्या हो गया? चेंज। मतलब जो जिस अवस्था में था, जिस कलर में पहले था उसी कलर में पुनः आ गया। जैसे सपोज कर लीजिए आप होली के अंदर, होली जब आप खेलते हैं तो आप कलरफुल हो जाते हैं, तो आप जीवन भर कलरफुल रहते हैं। हाँ, गुड। हम तो सोच में पड़ गए, हमको पूरी क्लास बंद करनी पड़ेगी अब। तो अस्थायी परिवर्तन है वो, आपकी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कलर चेंज हो गया, लेकिन वो कुछ देर के लिए, फिर आप नहाएंगे फिर खत्म, है ना? तो इसका मतलब वो कैसा परिवर्तन है? टेम्परेरी। ऐसे ही और भी बहुत सारे टेम्परेरी परिवर्तन है। जैसे आप कभी कभी देखते हैं रबड़ लेते हैं आप लोग, ऐसे खींचते हैं तो रबड़ ऐसे का शेप इतना बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? उसकी लंबाई इतनी बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी लंबाई में परिवर्तन आ गया। क्या ये लंबाई में परिवर्तन जीवन भर रहेगा? हाथ हटाइए, जो ही हटाएंगे फिर से वहीं पे आ गया। तो इसका मतलब कैसा चेंज है? टेम्परेरी चेंज है। क्लियर?
यानी ऐसे परिवर्तन जो कुछ देर के लिए हो, कुछ समय के लिए हो, और कुछ समय बाद देखोगे तो वो पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाते हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेरी चेंज। क्लियर है? बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक चीज़ अच्छे से समझा दूं, क्योंकि मेरा बोर्ड यहाँ पे छोटा है, तो एक समस्या मेरे लिए ये है कि मैं आपको यहाँ पे अगर बारी बारी लिखवाऊंगा, लिखवा के काम कराऊंगा, तो फिर आपको समस्या हो जाएगी, मतलब बहुत लंबा गैप जाएगा, और फिर समझने और लिखने में गैप आएगा, तो फिर समझने की जो कड़ी है वो छूट जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखने से बेटर आपको समझाना ज़्यादा अच्छा समझूंगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँगा, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप पॉज करके जब मैं किसी डेफिनेशन को बोल रहा हूँगा तो आप उसको लिख लीजिए। अदरवाइज जब मुझे ज़रूरी लगेगा तो मैं आपको स्वयं लिख के दिखा दूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेरी चेंज तो आप सबको पता है, कोई भी ऐसा चेंज जो कुछ समय के लिए आ रहा है, फिर कुछ समय बाद वो क्या हो जाए, पुनः अपनी पुरानी अवस्था में चला जाए, तो उसको टेम्परेरी चेंज बोलेंगे। और परमानेंट चेंज क्या होता है? तो ये होता है अस्थायी परिवर्तन। और अस्थायी परिवर्तन का मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें एक वस्तु के किसी भी दशा में परिवर्तन हो रहा है, यानी किसी स्टेट में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो पुनः अपनी पुरानी अवस्था में नहीं जा पा रहा है। यानी एक बार बदल गया तो बदल गया, अब नहीं वापस वो पुरानी अवस्था में आ पाएगा। जैसे जब आम कच्चा होता है तो उसका रंग, उसका शेप कुछ और होता है। जब पक जाता है तो उसका शेप और उसका रंग दोनों बदल जाता है। अब मैं क्वेश्चन करूं, या ऐसे स्वाद भी समझ सकते हो, स्वाद में भी परिवर्तन आएगा। कच्चा रहता है तो कुछ और स्वाद, और जब पक जाता है तो कुछ और स्वाद होता है। अब एक मैं क्वेश्चन करूं, क्या जो आम पक गया है ये परिवर्तन है कि नहीं है? आम के अंदर है। अब ये कैसा परिवर्तन है? क्या आम पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या वो कच्चा पुनः बन पाएगा? पहले ग्रीन था, येलो हो गया, तो येलो से फिर ग्रीन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसका मतलब वो कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है, परमानेंट चेंज है वो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही दूध को पकड़ते हैं, दूध फट गया, तो एक बार जब दूध फट गया तो क्या दही माफिक बन जाता है? क्या उसको पुनः दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना? अच्छा, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, दही क्या बोलते हैं, सॉरी, चावल को लेते हैं। चावल को अगर हम देखेंगे तो चावल पहले क्या होता है? कच्चा होता है तो एकदम स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन जब हम क्या कर देते हैं, उसको पका देते हैं, तो पकाने के बाद वो क्या हो जाता है? नरम हो जाता है कि नहीं? दबने लगता है। अब अगर वो दबने लगता है तो मेरी एक बात बताइए, अब मैं पुनः चाहूँ उसको पुरानी अवस्था में लेके आना, तो आ सकता है? नहीं आ सकता है ना? सब्जियां शुरुआत में सॉलिड होती हैं, लेकिन जब आप पका देते हो तो क्या हो जाती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं, और फिर उनके अंदर चेंज आ जाता है, नहीं आ जाता? क्या उनको पुनः पुरानी अवस्था में लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है। आप कभी कभी एक और एग्जांपल देखिएगा, मोस्ट फेमस एग्जांपल इसके अंदर आता है, और वो क्या है? तो वो है लोहे पे जंग लगना। तो लोहे के ऊपर क्या हो जाती है? जंग लग जाती है ना? ब्राउन कलर की एक परत चढ़ जाती है। अब वो परत क्या है? तो एक्चुअल में लोहे को हम लोग आयरन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयरन से। अब अगर आयरन है और उस आयरन ने ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया? रिएक्शन कर लिया, तो बना देता है आयरन ऑक्साइड। ध्यान देंगे यहाँ पे Fe यानी आयरन है, और आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा Fe2O3, इसको बोलते हैं हम लोग आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड। ये सब चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, बस फिलहाल के लिए बस वैसे नॉर्मली वे में समझ लो कि ये पहले क्या था? आयरन। आयरन मतलब लोहा, ये लोहा था, और लोहा किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है सर? तो ये हवा के अंदर ऑक्सीजन रहता है। आपके चारों ओर ऑक्सीजन है ना, उसी ऑक्सीजन से तो हम सांस ले रहे हैं। तो वही ऑक्सीजन जाके क्या कर लेगा? लोहे से क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। अभी रिएक्शन क्या होता है वो तो समझाऊंगा मैं। तो लोहे के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेता है, तो क्या बना देता है? और आयरन ऑक्साइड। और यही आयरन ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जंग। क्या बोलते हैं? जंग। अब अगर मान लो किसी लोहे के अंदर जंग लग गया, तो फिर से वो पुराने उसी अवस्था में आ पड़ सकता है वो जो पार्ट है? नहीं। देखो, जब एक बार जंग लग गया तो लग गया। अब वो लोहा उतने दूर का, मतलब अगर मान लेते हैं कि पूरा इतना बड़ा लोहा था, इतने भाग में जंग लग गया है, तो इतने भाग में जंग लग गया है, तो इतना भाग क्या हो गया है? खराब। अब इसको हम पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते। समझ पा रहे हैं? नहीं, घिस देंगे तो आप क्या करते हैं? उस जंग को हटा देते हैं, बस यही तो करते हैं। पुरानी अवस्था में नहीं लाते हैं। आप उतने दूर के लोहे के मॉलिक्यूल्स को हटा रहे हो,
हटा दिए ना, जंग के ऊपर आपने रेगमाल से ऐसे रगड़ दिया, तो रगड़ देने से क्या हो रहा है, क्या होगा, वो जो जंग है, और जंग है क्या, उसके अंदर आयरन ही तो है, तो लोहे के पार्टिकल को आपने हटा दिया ना, यही तो किया है। पर ये बताइए क्या वो पुरानी अवस्था में आ जाएगा पुनः, नहीं, वहां पे क्या होगा, जंग के पार्टिकल के कारण या जंग के कारण, रस्टिंग के कारण उतने दूर का आयरन क्या हो चुका होगा, खराब। अब आप यही कर सकते हो कि उसको पुनः और खराब होने से बचा लोगे, समझ पा रहे हो। और ये कब होता है, जब आप लोहे को बाहर नमी में छोड़ देते हो, तभी ये ऑक्सीजन रिएक्शन कर पाता है। कभी कभी देखते हो आप घर में, सॉरी कभी कभी कह रहा हूँ मैं, कभी भी आप देखिएगा आपका जो लोहा घर में लगा होगा, अगर उसके ऊपर पानी नहीं पड़ रहा है, देखो मेन फैक्टर पानी होता है, पानी के थ्रू तेज रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो अगर पानी नहीं पड़ रहा है यानी खुला नहीं है लोहा आपका, तो फिर क्या होता है, वो कभी जंग नहीं लगता उसमें। अगर कहीं भी बाहरी इन्वायरमेंट में है तभी उसके ऊपर जंग लगता है, तो वो क्या है, आपका परमानेंट चेंज है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि टेम्परेरी चेंज और परमानेंट चेंज क्या होता है, हाँ या ना। अब समझिएगा ध्यान से, इन्हीं टेम्परेरी चेंज और परमानेंट चेंज को अलग अलग नाम दिए गए। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेरी चेंज को बोला गया फिजिकल चेंज। क्या बोला गया, फिजिकल चेंज। यानी फिजिकल चेंज क्या है, तो फिजिकल चेंज एक प्रकार का टेम्परेरी चेंज है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। और अस्थाई परिवर्तन यानी परमानेंट चेंज मतलब सिंपल नाम दिया गया केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब ये सब चीजें क्या है, इनको समझते हैं। यहाँ पे बोला गया कि अस्थाई परिवर्तन मतलब भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन मतलब अस्थाई परिवर्तन। सिंपल, अस्थाई परिवर्तन मतलब भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन मतलब अस्थाई परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज हो रहा है और उसके साइज में चेंज हो रहा है, समझ पा रहे हैं, शेप में चेंज हो रहा है या साइज में चेंज हो रहा है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। यानी उसके आकार में, उसके बनावट में इस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, और ऐसा परिवर्तन आ रहा है कि बाद में वो पुनः क्या होगा, अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, तो क्या होता है, हमारा फिजिकल चेंज कहलाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे फिजिकली केवल हो रहा है। फिजिकली का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्कर है, तो ये मार्कर को आप देख पा रहे हैं, तो मार्कर की जो जो चीजें आपको दिख जा रही है, दैट इज द फिजिकल पोर्शन, जो जो दिख जा रही हैं। अब क्या नहीं दिखेंगी, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर का मतलब इसके अंदर कौन कौन से कण लगे होंगे, ये आप देख पा रहे हो, नहीं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है अपने जीवन काल में कि हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और वो छोटका वाला कण क्या कहलाता है, एटम यानी परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु। तो उन परमाणुओं को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, है ना। तो उन परमाणुओं को जिनको हम नहीं देख सकते वो क्या है, केमिकल है, वही तो केमिकल है। और उनके अंदर अगर चेंज होगा तो कैसा होगा, परमानेंट। और अगर इसके शेप पे कोई चेंज हो गया, जैसे मान लीजिए सॉरी देखने में कोई चेंज हो गया, जैसे ध्यान देंगे यहाँ पे मार्कर है, मार्कर के ऊपर मैंने ऐसे ऐसे कुछ लिख दिया, तो क्या हो गया, इसके ऊपर कोई चेंज आ गया कि नहीं आ गया, इसके शेप में सॉरी इसके रंग में कोई चेंज आ गया, यहाँ पे सफेद था, अब क्या हो गया, ब्लैक हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। तो देखने में चेंज आया है, तो देखने में चेंज दैट मीन्स फिजिकल चेंज, ठीक है। और आप देख क्या सकते हो, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, तो उसकी क्या क्या देख सकते हो, उसका रंग देख सकते हो, हाँ या ना, उसका रंग देख सकते हो, इसका बनावट देख सकते हो और इसका आकार। तो फिजिकल चेंज कहाँ पे आता है भैया, फिजिकल चेंज का मतलब सिंपल, उसकी बनावट, उसके रंग, उसके आकार में परिवर्तन, तो फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज मतलब तो जिनसे मिलके ये पदार्थ बना है उनके अंदर चेंज आ जाए, जिनसे मिलके एक पदार्थ बना होता है, जिनसे मतलब किन से, जिन कणों से मिलके बना होता है, जिन मूलभूत कणों से मिलके बना होता है एक पदार्थ, उनके अंदर अगर चेंज आता है तो वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। समझ में आया। यानी अगर मैं देखूं तो ये किन्हीं कणों से मिलके बना होगा, उन कणों के अंदर अगर कोई परिवर्तन आ गया तो दैट चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और अगर मैं इसको और डीप में समझूं तो हर एक पदार्थ कितने कणों से मिलके बन सकता है भाई, इन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 118, 118 पार्टिकल हैं। कितने पार्टिकल हैं,
इस धरती पे, इस यूनिवर्स में 118 तरीके के कण हैं, 118 तरीके के कण हैं। उन्हीं किन्हीं कणों में से मिलके एक पदार्थ बनता है, उन्हीं किन्हीं कणों में से मिलके एक पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे आप इस मार्कर को देखोगे तो इस मार्कर के अंदर इन्हीं 118 में से कुछ कण मिले होंगे, छोटे छोटे कण होंगे। अगर इन कणों के अंदर जो परिवर्तन आया है, मतलब इन कणों में कोई परिवर्तन आ गया है, इन कणों ने कुछ उल्टा सीधा काम किया है, तो ऐसा परिवर्तन क्या होगा आपका? ऐसा परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। और एक बार अगर इन कणों ने डिसीजन ले लिया कि हम अपने अंदर कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसको पूरा दोबारा बदला नहीं जा सकता, ये कहने का अर्थ है। यानी ऊपर चेंज हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर कणों में चेंज हो गया तो उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो इन कणों में चेंज आ गया। और ये कण कौन से होंगे? तो 118 तत्वों में से हो सकते हैं, 118 कणों में से हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर उन 118 कणों में से किसी ऑब्जेक्ट में परिवर्तन आ रहा है तो वो कैसा चेंज कहलाएगा? केमिकल चेंज। तो अब आपके मन में आएगा सर कि वो 118 कण आपको देखने के लिए कहाँ मिलेंगे, है ना? तो 118 कण कहाँ देखने के लिए मिलेंगे आपको? पीरियोडिक टेबल के अंदर। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते होंगे, कणों के बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा वीडियो है, हमारा जो लेक्चर है पीरियोडिक टेबल के बारे में, जहाँ पे उसको ट्रिक के थ्रू सभी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर डाला गया है, यानी रखा गया है। तो वहाँ पे जाके एक बार आप क्या करेंगे, एक बार उनको देखेंगे। मतलब क्योंकि अगर आप बिना पीरियोडिक टेबल के यहाँ पे आएंगे तो नए नए तरीके के कण आपको देखने के लिए मिलेंगे, नए नए तत्व देखने के लिए मिलेंगे, तो आप रहेंगे कन्फ्यूज जीवन भर। ये कैसा है, ये कहाँ से आ गया, ये क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, तो बेसिक्स पहले आप समझ के आ जाइए। अगर नहीं समझे हैं तो आगे की क्लासेस में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको मैं समझा पाऊँ। लेकिन अगर आप एक बार समझे रहेंगे तो हम लोग रफ्तार में आगे बढ़ सकते हैं, पूरी केमिस्ट्री को हम डील कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये सब बातें आपको समझनी जरूरी है। अब देखिए, परमानेंट चेंज का मतलब आपको समझ में आ गया कि इन कणों के अंदर चेंज आ गया तो परमानेंट चेंज, और अगर ऊपर चेंज आ गया तो फिजिकल चेंज। बस ऊपर चेंज तो फिजिकल चेंज। इनके पार्टिकल के अंदर, यानी क्योंकि एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और अगर उस पदार्थ के अंदर चेंज आ गया तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज एक प्रकार का क्या है? परमानेंट चेंज है, यानी एक बार हो गया तो हो गया, अब दोबारा उसको उसकी पुरानी अवस्था में लाया नहीं जा सकता। ठीक है ना? आया समझ में? आया ना? अब आपको एग्जाम्पल भी मैंने इसके बता दिए कि रंग में चेंज हो गया, कलर में क्या बोलते हैं, बनावट में चेंज हो गया। जैसे अभी मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, वो दीजिएगा। हाँ वही, जैसे ये देखिए, हाथ पंखा है ये। अब अगर इसको देखेंगे हम लोग तो क्या, अगर ऐसे हम मोड़ दिए तो इसके शेप में क्या आ गया? चेंज। मतलब ऐसे दिख रहा है फिलहाल में, मैंने इसको मोड़ दिया तो क्या हो गया? इसके शेप में चेंज हो गया, कुछ बनावट ऐसे हो गई। लेकिन जो ही मैं अपना ये उंगली हटाऊंगा, देखिए पुनः ये पुरानी अवस्था में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ या ना? बिल्कुल। ऐसे ही देखेंगे, ये पेज है हमारे पास, इस पेज को पकड़ेंगे, ये पेज ऐसे दिख रहा है। अब मैंने इसको खींच के क्या कर दिया? फाड़ दिया तो फिर क्या आ गया? इसकी लंबाई में परिवर्तन आ गया, घट गई। लेकिन पुनः इसको जोड़ देंगे, लंबाई फिर से मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? ऐसे जोड़ दीजिए, फिर से लंबाई वही हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या है आपका? ये सब क्या है आपका? फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में क्या आप आंसर दोगे? पेपर को जला दीजिए, पुनः पुरानी अवस्था में ला सकते हैं हम लोग? नहीं ला सकते। दूध फट गया, उसको पुनः दूध बना सकते हैं? नहीं ना? समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? फ्रूट यानी फल पक गया तब, वो भी क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इस परिवर्तन से हमारा लेना देना नहीं है, हमारा मेन काम है इस परिवर्तन से, परमानेंट चेंज से, यानी केमिकल चेंज से। तो अगर हम बात करें इस केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज को क्या करेंगे? मतलब अगर एक बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक घटना है, एक प्रोसेस है। तो इसी प्रोसेस को, ठीक है ना, ध्यान देंगे, अ प्रोसेस in which we understand the phenomena of
केमिकल चेंज is called chemical reaction. तो एक प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं केमिकल चेंज की फेनोमिना को, ठीक है ना। केमिकल चेंज की फेनोमिना यानी केमिकल चेंज कैसे हो रहा है इस बात को, वो प्रोसेस ही क्या कहलाता है हमारा, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है आप बता दोगे। तो एक्चुअल में सर केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज दर्शाया जाता है या केमिकल चेंज होता है, ठीक है। यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो उसको हम किसके थ्रू समझाएंगे, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तो इसका मतलब सर यहाँ से हम ये समझें कि आज तक हम जिस रिएक्शन की बात करते थे कि केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में क्या दर्शाता है, केमिकल चेंज को। ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से, किस आधार पे क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन आता है, यानी कैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर रासायनिक परिवर्तन आता है, उसी को कौन बताता है, केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, हाँ या नो। अब अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो केमिकल रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आया है। मैंने बोल दिया कि भैया इस मार्कर के ऊपर केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो मार्कर के ऊपर केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, काम है, क्या है, काम है। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन इसके ऊपर होने का मतलब एक काम हुआ है इसके ऊपर, जिसके अंदर इसके कणों में परिवर्तन कहीं ना कहीं आया है, यानी केमिकल चेंज आया है। समझ में आ रहा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना, क्लियर है। अब यही तो हमको पढ़ना है भाई। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि केमिकल रिएक्शन क्या है, एक परमानेंट चेंज को दिखा रही है। किसको दिखा रही है, परमानेंट चेंज। यानी अगर एक बार केमिकल रिएक्शन हुआ तो केमिकल रिएक्शन के बाद जब जो ऑब्जेक्ट यानी नया पदार्थ बनता है, तो उस नए पदार्थ के अंदर क्या आ जाता है, जो चेंज आता है, मतलब जो चीजें बनती हैं वो पुनः पुरानी अवस्था में नहीं जा सकती, ठीक है। अब कुछ और प्रॉपर्टी समझे केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन की। तो आपको ये याद रखना है कि भैया अगर केमिकल चेंज हो रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर केमिकल चेंज हुआ, तो केमिकल चेंज के पहले पदार्थ कुछ और रहेगा और केमिकल चेंज के बाद पदार्थ कुछ और बन जाएगा। फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। जैसे ये डिब्बा है, इस डिब्बे को मैंने ऐसे पिचका दिया तो इसके शेप में परिवर्तन आ गया। क्या इसके यहाँ के कणों के अंदर कोई परिवर्तन आया है, नहीं, वो कण वही है ना। लेकिन अगर मैं इसके साथ कोई रिएक्शन करा दूं, कोई केमिकल रिएक्शन यानी किसी और पदार्थ के साथ इसका रिएक्शन करवा दूं, कोई एसिड लाके इसके ऊपर गिरा दूं, तो क्या करेगा, वो एसिड जब यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ के कणों को क्या कर देगा, डिस्टर्ब करेगा, नहीं करेगा। डिस्टर्ब करने का मतलब इनके साथ रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे नया पदार्थ बनाएगा। यानी केमिकल चेंज जब होता है तो इसका अर्थ बिल्कुल साफ साफ है कि वहाँ पे क्या बनेगा, यानी चेंज होने के बाद जो पदार्थ होगा वो नया होगा, पहले जैसा नहीं होगा। तो केमिकल चेंज में हमेशा क्या मिलता है हमको, नया पदार्थ। याद रखेंगे कि केमिकल चेंज में हमेशा हमको क्या मिलता है, नया पदार्थ। यानी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ऑलवेज पहले जो पदार्थ था और बाद में जो पदार्थ होगा वो अलग अलग होगा। पहले वाले पदार्थ से दूसरा वाला पदार्थ क्या होगा, अलग। क्या बात समझ में आया। यानी केमिकल चेंज में हमेशा हमको क्या मिलता है भैया, नया पदार्थ मिलता है। समझ में आई बात। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मैं समझ सकता हूँ कि जो केमिकल रिएक्शन है इसके आधार पे, इस काम के होने से एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ से एक बात और समझिएगा कि मान लीजिए केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन के पहले जो पदार्थ होगा, इधर सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, रासायनिक अभिक्रिया के पहले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के पहले का पदार्थ। अब कोई पदार्थ है जिसमें क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया। अब उसके बाद क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद नया पदार्थ मिला। यानी एक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के पहले होगा, मतलब कोई पदार्थ होगा, ऐसे सिंपल समझो, कोई पदार्थ होगा, इस पे क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन हुआ
तो केमिकल रिएक्शन से हमको क्या मिलेगा, नया पदार्थ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले का जो पदार्थ है उस पदार्थ को हम लोग क्या वो नाम देते हैं, उस पदार्थ को हम लोग अलग नाम दे, क्योंकि दोनों पदार्थ अलग अलग हैं इसीलिए हम लोगों ने नाम इनके रख दिए कि भैया अगर रासायनिक अभिक्रिया के पहले कोई पदार्थ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जब रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जा रही है तो एक नया पदार्थ बन रहा है, इस नए पदार्थ को हम लोग क्या नाम देंगे, इस नए पदार्थ को हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। प्रोडक्ट यानी उत्पाद, उत्पाद। ठीक है, तो यानी जो नया पदार्थ बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो यानी एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक साइड रिएक्टेंट और दूसरे साइड उत्पाद। क्लियर है, रिएक्टेंट लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आया, एक पदार्थ लेके जाओ, रासायनिक अभिक्रिया करवाओ, नया पदार्थ पाओ। रासायनिक अभिक्रिया में क्या मिलता है, नया पदार्थ। तो पुरनका पदार्थ को क्या नाम दिया गया, रिएक्टेंट। नया पदार्थ को उत्पाद यानी प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना, हाँ या ना। तो हम लोगों ने जो कहानी पढ़ ली मैं इसको मिटा के अब समझा रहा हूँ अभी तक की कहानी। अब मैं आपको यहाँ तक की कहानी समझाऊँ तो हम लोगों ने ये देख लिया कि चेंज कितने टाइप के होते हैं। तो चेंज में हम लोगों ने देखा कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। केमिकल चेंज कैसा होता है, परमानेंट होता है ना, परमानेंट होता है। और इस केमिकल चेंज को एक प्रोसेस के थ्रू समझाया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज का प्रोसीजर क्या होता है, वो होता है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन में एक पदार्थ को पकड़ते हैं, उस पदार्थ को हम लोग नाम देते हैं अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक यानी रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा हमको मिलेगा उत्पाद यानी प्रोडक्ट। सिंपल ये काम होता है, ठीक है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारी कहानी अभी तक चली है, ठीक है। अब अगर यहाँ तक कहानी हमारी जो चली है इसको हम समझ लिए हैं तो अब हम आगे बढ़ने के लिए कैपेबल हैं। अब यहाँ तक के आगे क्या होगा सर, तो यहाँ के आगे अब हम लोगों को केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करना है भाई, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने देख लिया कि रिएक्टेंट होगा, उसमें केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे उत्पाद। तो रिएक्टेंट होता क्या है, तो रिएक्टेंट वही होता है जिसके अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है ना। तो जिसके अंदर चेंज आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और चेंज होने के बाद जो बनेगा यानी आफ्टर चेंज, वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो हर तरीके से आप याद कर लेंगे। और रिएक्टेंट को एक केमिकल रिएक्शन में कहाँ रखते हैं हम लोग, LHS साइड में, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। और प्रोडक्ट को कहाँ रखते हैं, कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, यानी दाहिनी ओर उत्पाद को और बाईं ओर अभिकारक को। क्लियर है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ध्यान देंगे, ये केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन को दर्शाते कैसे, तो भैया ध्यान से समझो। ये केमिकल रिएक्शन को सिंबल के थ्रू दर्शाते हैं, या फिलहाल के लिए हम समझेंगे कि भैया इस चेंज को हम लोग एक एरो के रास्ते दर्शाते हैं। यानी एरो के थ्रू हम दर्शा रहे हैं कि देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और इस केमिकल रिएक्शन में बताया जा रहा है कि देखो ये रिएक्टेंट है वो किस में बदल गया है, प्रोडक्ट में बदल गया है, ठीक है। तो आई थिंक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है समझ में आ गया। तो रासायनिक अभिक्रिया एक क्या है, एक ऐसी क्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी एक पदार्थ से नया पदार्थ बनाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं आपसे समझा लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ है कि एक पदार्थ से नया पदार्थ बनाना। और कैसे बनता है ये, तो उनके अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है और उस रासायनिक परिवर्तन के कारण एक नया पदार्थ बनता है। समझ में आया, आया ना। अब आ गया इतनी बात समझ में, तो अब हमको ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे। तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए हम लोगों ने सहारा लिया केमिकल इक्वेशन का। केमिकल इक्वेशन का यानी रासायनिक अभिक्रिया को समझाना है तो कैसे समझाएंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण से। रासायनिक समीकरण से यानी केमिकल रिएक्शन को समझाना है तो कैसे समझाएंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण से।
और ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो कई तरीके से होते हैं, कैसे कैसे आपको समझना है उस तरीके से होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर आप केमिकल इक्वेशन की बात करोगे तो इक्वेशन में होता क्या, पहली बात तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब जब हम दो लोगों के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं तो वही क्या कहलाता है, इक्वेशन। समीकरण का मतलब दो अलग अलग लोगों के बीच में संबंध यानी रिलेशन दिखाना, दैट इज इक्वेशन। और वो भी कैसा संबंध दिखाना, बराबरी का, याद रखिए क्या, बराबरी का। जब हम बराबरी का संबंध दिखाते हैं दो लोगों के बीच में तो वही क्या कहलाता है, इक्वेशन यानी समीकरण। समझ में आ रहा है। जैसे हमारे पास अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, जैसे आप देखेंगे अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या था, लोहा, लोहा यानी आयरन था, आयरन के पास कौन आया, ऑक्सीजन आया, कौन आया, ऑक्सीजन। तो आयरन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाए हैं, तो आयरन और ऑक्सीजन मिलके आयरन ऑक्साइड बनाए हैं आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड बना दिए। तो इसी चीज को मैंने क्या किया, ये पूरी घटना थी, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, ये घटना थी, इस घटना को मैंने क्या किया, इस घटना को, इस केमिकल रिएक्शन को मैंने ऐसे लिख के दिखा दिया, तो ये क्या बन गया, यही हमारा केमिकल इक्वेशन बन गया। समझ पा रहे हैं। फिर से अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर रहे हैं, लिख के दिखा रहे हैं, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो उस रासायनिक परिवर्तन को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख के दिखा रहे हैं, यानी समझा रहे हैं शब्दों के माध्यम से। तो ऐसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें हम लोगों ने किसकी सहायता ली है, जिसमें हम लोगों ने सहायता ली है शब्दों की, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन यानी शब्द समीकरण, या वर्ड केमिकल इक्वेशन लिख लो, वर्ड केमिकल इक्वेशन, वर्ड केमिकल इक्वेशन। वर्ड केमिकल इक्वेशन मतलब शब्द रासायनिक समीकरण। शब्द रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें हम लोगों ने केमिकल चेंज को शब्दों के माध्यम से समझाया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड केमिकल इक्वेशन यानी शब्द रासायनिक समीकरण। ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने क्या किया भाई, अगर हम लोगों ने उस केमिकल इक्वेशन में जो पदार्थ आए हैं उन पदार्थों के केमिकल फॉर्मूले का यूज किया। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, अब यहां से एक नई चीज आ गई, यानी यहां पे तो हम लोगों ने शब्दों में लिख दिया उस पदार्थ को, लेकिन हम लोगों ने उसको शब्द में ना लिख के वहां पे हर पदार्थ, देखिए आयरन भी एक पदार्थ है, ऑक्सीजन भी एक पदार्थ है, और आयरन ऑक्साइड भी एक पदार्थ ही है, सब पदार्थ ही हैं। आया समझ में। तो हमने क्या किया कि हर पदार्थ का क्या लिख दिया, केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र लिख दिया, रासायनिक सूत्र लिख दिया, और रासायनिक सूत्र के माध्यम से उसको दर्शाया, तब क्या कहलाएगा वो, तब क्या कहलाएगा, तब आप उसको क्या बोलेंगे, सिंबल वाला केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। कैसा रिएक्शन, सिंबलाइज्ड केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर किसका प्रयोग किया गया है, सिंबल्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है। फिर से रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का एक माध्यम है। रासायनिक अभिक्रिया को किस माध्यम से दर्शाते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण से। अगर हमने शब्दों के माध्यम से दर्शा दिया तो क्या होगा, वो वर्ड केमिकल इक्वेशन होगा। और अगर मान लो हम लोगों ने उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ आए हैं उन पदार्थ के केमिकल फॉर्मूले लिख दिए, तभी पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। मैं इसको मिटा के केमिकल फॉर्मूले पे पहुंच रहा हूं अभी। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये आप देखोगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र। अब रासायनिक सूत्र वही लिख सकता है भैया जिसको क्या पता होगा, सिंबल पता होगा एटम्स का। जैसे रासायनिक सूत्र है क्या, इट इज अ सिंबल ऑफ एटम which is present in substance molecules। यह एक चिन्ह है किसका, परमाणुओं का। मैं ऐसे लिख सकता हूं, यह एक
ठीक है, यह एक चिन्ह है पदार्थ के अणुओं के परमाणुओं का, पदार्थ के अणुओं के परमाणुओं का। अब ये क्या मतलब है ना, बहुत छोटे में मैंने लिख दिया है, लेकिन अच्छा लिखा है। अच्छा क्या लिखा है इसमें समझिएगा। एक पदार्थ जो होता है, सिंपल समझिएगा, एक पदार्थ अगर हम देखें, यानी एक सब्सटेंस जो है उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम। एटम मतलब परमाणु होता है। तो इस परमाणु की मैं बात करूं तो ये परमाणु होता है, यानी सबसे छोटा कण परमाणु। एक पदार्थ को अगर तोड़ते जाऊं तो तोड़ते तोड़ते ये एकदम छोटा जो पार्टिकल मिलेगा वही क्या मेरा होगा, एटम यानी परमाणु। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस। और ये क्या है, परमाणु है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो परमाणु होता है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि ये छोटा सा परमाणु अकेले नहीं रह सकता। वो क्या नहीं कर रह सकता, अकेले नहीं रह सकता। तो वो अकेले नहीं रहता है, तो इसलिए वो क्या करता है, वो ग्रुप बनाता है। क्या करता है, ग्रुप बनाता है, ताकि वो अकेले न रहे, लोगों के साथ रहे। और ग्रुपिंग करता है, तो ग्रुपिंग करने के बाद वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स, यानी अणु बनाता है। तो अणु जो बनाता है, और जब एक पदार्थ को देखोगे तो इस पदार्थ के अंदर एटम तो मिलेगा नहीं। मतलब मैंने बोला ना, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ोगे तो एकदम एटम मिल जाएगा, लेकिन वो जो एटम होता है हमेशा किस में होता है, ग्रुप में होता है। ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अणु यानी मॉलिक्यूल्स। यानी जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, और कंबाइंड होने के बाद जब बनते हैं तो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी अणु कहलाते हैं। तो एक परमाणु के अंदर देखोगे, सॉरी एक पदार्थ के अंदर देखोगे, मान लो ये पदार्थ है, तो इस पदार्थ के अंदर ना ऐसे ग्रुपिंग होगी, ऐसे समझो, ऐसे ग्रुपिंग होगी कुछ मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे। समझ पा रहे हैं, ऐसे गुच्छे में होंगे परमाणु। तो अगर परमाणु गुच्छे में है तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। यानी एक पदार्थ जो होता है एक्चुअल में तो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन परमाणु क्या कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स में। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एक परमाणु जो है किससे मिलकर बना होता है, सॉरी एक पदार्थ जो है किससे मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। और अणु क्या है, परमाणुओं के गुच्छे। ठीक है ना, आई बात समझ में, हाँ या ना। तो उन्हीं परमाणुओं को हम सिंबल में दे दें, क्योंकि देखिए हमारे पास परमाणु मतलब जो कण है, परमाणु मतलब क्या है, एक कण है। और ऐसे कितने कण हैं हमारे जीवन काल में देखें तो 118। तो 118 अलग अलग कण हैं, यानी 118 अलग अलग परमाणु हैं, सिंपल मतलब है। तो उन सभी परमाणुओं को एक सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अब बार बार मैं लिखूंगा नहीं ना, सॉरी बार बार मैं लिखूंगा नहीं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो उतना बड़ा नाम लिखूंगा हाइड्रोजन है, उतना बड़ा नाम लिखूंगा ये है वो है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिया है, एक सिंबल ले लिया है, और उस सिंबल से ही हम लोग क्या करते हैं, उन सभी एटम्स को दर्शाते हैं। जैसे जैसे अगर मुझे हाइड्रोजन को दर्शाना हो तो हाइड्रोजन को हम कैसे दर्शाएंगे, हाइड्रोजन को हम दर्शाएंगे H से। उसके बाद फिर क्या आता है हमारे पास, हीलियम आता है। हीलियम को हम कैसे दर्शाते हैं, हीलियम को हम लोग He से दर्शाते हैं। फिर आता है लिथियम, लिथियम को हम किससे दर्शाते हैं, Li से। तो ये क्या है, क्या हुआ, हाँ लिथियम नहीं है, तो लिथियम ही तो लिखा है, हाँ ठीक ठीक ठीक, लिथियम है बाबू। ये लिथियम मतलब Li, हीलियम मतलब He, हाइड्रोजन मतलब H। ठीक है, तो लिथियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Li से, हाइड्रोजन को S से, हीलियम को He से। तो ये क्या है, ये जो H है, He है, और Li क्या है, ये एक सिंबल है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम को। आई बात समझ में। तो एटम को क्या करने के लिए, दिखाने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। और जब हम इन सिंबल्स के मदद से एक पदार्थ को बताते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो पानी, पूरा का पूरा जो पानी है, उस पानी के अंदर गुच्छे किसके बने होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। जैसे मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल समझिए। मान लीजिए H2O लिखा है, तो H2O क्या है, वाटर है। वाटर मतलब पानी। पानी को इतना तो आप लोग जानते हो ना, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। और H2O का मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। इसका मतलब एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन ने आपस में क्या किया है, बना लिया है गुच्छा। और ये गुच्छे ही पूरे के पूरे पानी के अंदर मौजूद होंगे। समझ पा रहे हैं, यानी ऐसे ही ग्रुपिंग बनी होगी, ऐसे ही हर जगह पे। समझ में आई बात, ऐसे ही गुच्छों के साथ हमारा पूरा का पूरा पानी होगा। क्लियर है।
तो यानी ये गुच्छा ये गुच्छा ये गुच्छा ये सब गुच्छे ही है ना। तो यानी एक पदार्थ के अंदर असंख्य गुच्छे होंगे परमाणुओं के, आया समझ में। और इन सभी परमाणुओं के गुच्छों को हम लोग क्या करेंगे, एक सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करा देंगे, आया समझ में। तो ये जो होगा यही आपका क्या बनेगा, केमिकल फार्मूला। यानी एक पदार्थ के अंदर जो परमाणु हैं वो परमाणु ग्रुपिंग कर रहे हैं, गुच्छे बना रहे हैं, और गुच्छे बना के क्या कहलाएंगे, अणु कहलाएंगे। तो अगर मैं उनके अणुओं के क्या लिख दूं, सिंबल्स को लिख दूं, और सिंबल्स कैसे पता चलेगा, तो भैया उस अणु के अंदर कौन कौन से परमाणु आए यहीं से। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आया है और ऑक्सीजन आया है। हाइड्रोजन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच से, ऑक्सीजन को ओ से। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर पढ़ी हुई हैं, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, एच है, यहाँ पे क्या है, ओ है। तो ये सिंबल्स हैं, और ये सिंबल्स मिलके क्या कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि पानी के अंदर एक गुच्छा कितने लोगों का होता है। मिल गया। अब इस एक गुच्छे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। समझ में आई बात। तो सिंपल आपसे कोई पूछे केमिकल फार्मूला मतलब क्या होता है, तो आप ये बताएंगे कि एक पदार्थ के अंदर जो एक गुच्छा होता है, उस एक गुच्छे के अंदर कौन कौन से परमाणु होते हैं उसको दिखाता है कौन, केमिकल फार्मूला। भैया देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, ये लोग मिलके अपने आप में एक गुच्छा बनाए हैं। अच्छा परमाणुओं की बात करें तो कितने परमाणु है इसके अंदर, 2 और 1 3 परमाणु है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 ही होंगे, 2 ही होंगे, हमेशा 2 से ज़्यादा होंगे। 2 से ज़्यादा होने का मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। यानी आपको ग्रुपिंग नजर आएगा एटम्स का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब केमिकल फार्मूला मतलब गुच्छे की बात कर रहा है कि एक पदार्थ कौन से मतलब कौन कौन से परमाणुओं के गुच्छे से मिलके बना है। ठीक है, आई बात समझ में। यानी सीधा सीधा मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आपसे पूछ रहा है कि एक पदार्थ कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बना है उसको बता दो। तो ये केमिकल फार्मूला हो गया। अब अगर मैं केमिकल रिएक्शन के अंदर उन पदार्थों के मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिख रहा हूँ, केमिकल फार्मूला को लिख रहा हूँ, कौन से फार्मूले को, केमिकल फार्मूला। इसका मतलब कौन कौन से पदार्थ आए हैं और कौन से पदार्थ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उनके मॉलिक्यूल से, क्योंकि पूरा पदार्थ इन्हीं से तो मिलकर बना होगा। तो मैं बार बार H2O नहीं लिखूंगा, एक बार H2O लिख दिया तो इसका मतलब H2O का गुच्छा इसके अंदर है ना। मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे HCl। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि कोई पदार्थ है जिसके अंदर गुच्छा किसका है, HCl का है। आया समझ में। ऐसे ही और आगे बढ़ूं तो मेरे पास अगर मान लीजिए आ गया यहाँ पे सिंपल आयरन, तो केवल मैंने बोला कि एक पदार्थ है जिसके अंदर क्या है, आयरन। तो इसका मतलब केवल और केवल क्या है, इसके अंदर आयरन का गुच्छा है, केवल आयरन है। आया समझ में। आयरन का गुच्छा होने का मतलब केवल आयरन कणों ने ही आपस में ग्रुपिंग की है, कोई और दूसरे कण नहीं आए हैं। समझ पा रहे हो। और अगर केवल एक प्रकार के परमाणु आपस में गुच्छा बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे तत्व। क्या बोलेंगे, तत्व। समझ में आया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्व। यानी गुच्छे बना रहे हैं, और कौन बना रहे हैं, एक प्रकार के परमाणु। देखो इसमें आयरन केवल मैंने लिखा है, तो आयरन लिखने का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आयरन है, आयरन का गुच्छा बना हुआ है। इसमें दूसरा कोई कण है, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने गुच्छा बनाया हुआ है। समझ में आई बात, हाँ या ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। अब मान लीजिए अगर केमिकल फार्मूले की मैं बात करूं, तो अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंबल, सिंबल मतलब केमिकल फार्मूले से, तो ही वो क्या कहलाएगा हमारा, तो भी वो हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, सॉरी केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। यानी अगर मैं केमिकल फार्मूले की मदद से किसी को क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो भी वो मेरा क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। भले ही देखो अगर शब्दों का प्रयोग करोगे तो वर्ड केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, और अगर तुमने सिंबल्स का यूज कर लिया तो क्या होगा, सिंबलाइज्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, या सिंपल केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है। जैसे अगर यहीं पे देखा जाए तो आयरन एक पदार्थ है, तो आयरन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, Fe। ऑक्सीजन है तो O2, और जब ये मिलके बनाया तो क्या बनाया भाई, तो ये बन गया Fe2O3 हो गया। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने आयरन की जगह पे उसके सिंबल को यूज कर दिया, ऑक्सीजन के जगह पे उसके सिंबल को यूज कर दिया, आयरन ऑक्साइड की जगह पे उसके सिंबल को यूज कर दिया। ये सब पदार्थ हैं, और उनके अंदर गुच्छा किसका है, इन लोगों का है। समझ में आया। तो गुच्छों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। और अगर आपने गुच्छों के थ्रू यानी इनके गुच्छों के सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर दिया है, तो भी ये क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। आपको ऐसे केमिकल इक्वेशन नहीं देखने के लिए मिलेंगे, हमेशा केमिकल इक्वेशन किस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, हाँ या ना। यानी अब हमने क्या कर लिया, केमिकल रिएक्शन को किस में कन्वर्ट करना सीख लिया, केमिकल
इक्वेशन में करना सीख लिया। किसमें चेंज करना सीख लिया? केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की सहायता से दिखाना सीख लिया। और अगर आपने केमिकल इक्वेशन की सहायता से दिखाना सीख लिया, दैट मीन्स आपने क्या सीख लिया? ये सीख लिया कि अब हम केमिकल रिएक्शन को बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। अब हमको बताना नहीं पड़ेगा, अब हम सिर्फ दिखा देंगे, काम खत्म। ठीक है। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है पता चल रहा है? केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज को बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक पदार्थ के अंदर केमिकल चेंज हो रहा है। ओके। और केमिकल चेंज मतलब क्या होता है? परमानेंट चेंज। कहाँ होता है वो? तो कणों के अंदर। ठीक है। तो अभी आज का जो लेक्चर था वो सिर्फ ओवरव्यू था। ओवरव्यू कि अभी हमने कितना पढ़ा, अभी हमने बहुत थोड़ी सी बातें पढ़ी। इस थोड़ी सी बातों को पढ़ने के बाद जो मुझे फील हुआ वो ये फील हुआ कि अभी हमको कहाँ जाना चाहिए? इसकी गहराई में जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमने गहराई में नहीं अपने आप को उतारा तो फिर हम चीज़ों को नहीं पकड़ पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो गहराई में उतरना ज़रूरी है। अब ज़रूरी कैसे है? तो ज़रूरत को हम कैसे ख़त्म करेंगे? जब हम चीज़ों को छोटे तरीके से, छोटे रूप में तोड़ के समझेंगे। अभी तो मैंने ऊपर ऊपर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है। अभी और ज़रूरी है कि आपके बेसिक्स को क्या करना? स्ट्रॉन्ग करवाना। क्योंकि आपका बेसिक्स यहाँ पे हमको थोड़ा सा वीक लग रहा है। देखिए मेरी क्लास दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए है, एक तो अपर लेवल के और एक लोअर लेवल के। लेकिन हमारा पूरा नज़रिया किस पे रहता है? आप लोगों के ऊपर। आप लोगों मतलब जो दोनों मिक्सअप हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपरी लेवल पे जाऊंगा तो 100% मुझे पता है कि मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट नहीं है जो एकदम केवल अपर लेवल के हैं, है ना। तो बेसिक वाले ख़त्म हो जाएंगे। और एक बार पहला चैप्टर के अंदर मैंने बेसिक की शुरुआत नहीं की तो पूरा चैप्टर ही आपका क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। फिर आप केवल आएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि समझ से परे हो जाएंगी चीज़ें। तो ऐसा है कि हम पूरी पावर किस में लगा देते हैं? पहले चैप्टर में। क्योंकि एक बार हमने पहला चैप्टर समझ लिया तो फिर बाकी कोई चैप्टर आपको परेशान करेगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं? थोड़ा समय देते हैं, पेशेंस रखते हैं। तो केमिकल फार्मूला सीख लिया, केमिकल इक्वेशन बनाना सीख लिया। अब केमिकल इक्वेशन में आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं समझ रहा हूँ, तो इसको हम दूर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर मान लीजिए एक केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन के अंदर ध्यान से देखें, यहाँ पे आयरन कितना है? 1। और यहाँ पे आयरन कितना हो गया? 2। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आयरन अकेले था, लेकिन यहाँ पे आयरन कितना हो गया? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? सॉरी, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना हो गया? 3। क्या दोनों बराबर हैं? और आप कह रहे हो सर इक्वेशन है ये। और इक्वेशन में क्या होती है? इधर के पदार्थ और उधर के पदार्थ दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। यहाँ पे तो बराबर नहीं नजर आ रहे हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। हाँ, स्केलेटन इक्वेशन यानी कंकालीय समीकरण बोलते हैं, या ढांचा समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढांचा समीकरण। ठीक है। तो आखिर क्या करना चाहिए सर? क्या बराबर करना चाहिए? बिल्कुल। अब हमको क्या करना चाहिए? चूंकि ये इक्वेशन है तो इसको हमेशा क्या होना पड़ेगा? इक्वल। तो इसको हमको क्या करना चाहिए? बराबर करना चाहिए। ठीक है। तो हम इसको बराबर कैसे करते हैं? तो वही कहलाता है, वही प्रोसेस कहलाता है केमिकल बैलेंसिंग। क्या कहलाता है? केमिकल बैलेंसिंग। यानी इसको हम लोग एक और नाम देते हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग करना भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। भैया इधर के एलिमेंट, इधर के पदार्थ और उधर के पदार्थ क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बराबर क्या होने चाहिए? इनके अंदर के नंबर ऑफ एटम। मतलब इधर अगर इस पदार्थ के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम है, यानी सिंपल बोला जाए तो ये क्या है आपका? पहले तो ये बताओ, ये क्या है आपका? अभिकारक है, हाँ या ना? ये अभिकारक है। और ये अभिकारक के अंदर परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के बाद क्या बन गया है? उत्पाद। उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर, और ये है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के अंदर, यानी रिएक्टेंट के अंदर जो एटम आए हैं, जो कण आए हैं, वही कण कितने होने चाहिए? वही कण कहाँ होने चाहिए? उत्पाद में। तो वो तो दिख रहा है, आयरन और ऑक्सीजन आया था तो आयरन और ऑक्सीजन है, लेकिन जो कण यहाँ पे था वही कण यहाँ पे है। अब जितने कण यहाँ पे थे उतने ही कण यहाँ पे होने चाहिए। यानी आयरन का जितना कण है यहाँ पे उतना ही कण यहाँ पे। मोटी मोटा मैं आपको समझा रहा हूँ नंबर के माध्यम से कि आयरन का जितना कण यहाँ पे उतना ही आयरन का कण यहाँ पे, जितना ऑक्सीजन का कण यहाँ पे उतना ही ऑक्सीजन का कण यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो स्केलेटन इक्वेशन है ये। तब ये जो आपने इक्वेशन लिखा है वो अपूर्ण है, अभी वो पूरा नहीं है। तो इसको पूरा करना पड़ेगा। और पूरा कैसे करेंगे? केमिकल बैलेंसिंग के थ्रू। तो केमिकल बैलेंसिंग क्यों करते हैं इसको तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है।
और फिर और भी बेसिक्स को समझेंगे। तो बेसिक की क्लास मैं सोच रहा हूँ कि आपको अलग रखूँ और इस चैप्टर की क्लास कहाँ रखूँ मैं, अलग, ठीक है, ताकि आप दोनों को समझ पाएँ। अगर मुझे जैसा भी ज़रूरत नज़र आएगा वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर करूँगा। तो केमिकल बैलेंसिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ ऊपर से देखा है, अभी हम सबसे पहला काम करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे परिवर्तन होता है, तो कैसे दिखाते हैं। पहले हम दिखाना सीखेंगे तब ना बैलेंस करना सीखेंगे, क्योंकि अगर हमको केमिकल इक्वेशन लिखने नहीं आया तो हम बैलेंस कहाँ से करेंगे, घंटा बैलेंस करेंगे, किसको बैलेंस करेंगे जब केमिकल इक्वेशन ही नहीं लिखने आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल इक्वेशन को लिखना, ठीक है। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को लिखना सीख लिया जाए, फिर बैलेंसिंग सीखा जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, यानी कैसे रासायनिक परिवर्तनों को लिखा जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन लिखने आ गया तो केमिकल इक्वेशन बनाया कैसे जाएगा, केमिकल इक्वेशन बनाने आ गया तो फिर उसके बाद बैलेंसिंग कैसे करनी है, और वहां से हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है आपके चैप्टर में, फिर छोटा सा चैप्टर बचेगा। लेकिन अगर आपने एक बार बेसिक्स छोड़ दिए तो फिर चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आई होप आपने आज जितना भी पढ़ा होगा वो समझ में आया होगा, और अगर आज समझ में आया है तो अच्छी बात है। इसी चीज़ को हम लोग आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एमर्स।